मकसदियत। जापान ने 1931 में चीन के शुमाल मशरकी हिस्सा मंचूरिया पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ अपनी पसंद की हुकूमत कायम कर दी। उसके बाद चीन और जापान के ताल्लुकात ख़राब हो गए। 7 जुलाई 1937 को बीजिंग पेकिंग के पास मार्को पोलो ब्रिज का वाक़या पेश आया। इस वाक़या ने दबे हुए जज्बात को भड़का दिया और दोनों मुल्कों के दरमियान फ़ौजी टकराव शुरू हो गया, और जो बिल आखिर दूसरी जंग अजीम तक जा पहुंचा। उस वक्त से चीन और जापान के दरमियान नफ़रत और कशीदगी पाई जाती थी। चंद साल पहले जापान और चीन के दरमियान एक मुआहदा हुआ। उसके मुताबिक जापान को चीन में एक स्टील मिल कायम करना था, मगर मुआहदा की तकमील के बाद चीनी हुकूमत ने अचानक उसको मनसूख कर दिया। चीन के नए वज़ीर आज़म डेंग ज़ापिंग ने हाल में इश्तराकी इंतहा पसंदी को ख़त्म किया और खुले दरवाज़ा ओपन डोर की पॉलिसी इख्तियार की, तो जापान के लिए दोबारा मौका मिल गया। चुनांचे आजकल जापान ने चीन में ज़बरदस्त योरिश कर रखी है। आप अगर जापान से चीन जाना चाहें तो आपको हवाई जहाज़ में अपनी सीट 3 माह पेशगी बुक करानी होगी। जापान से चीन जाने वाले हर जहाज़ की एक एक सीट भरी हुई होती है। चीन में तजारत के ज़बरदस्त इम्कानात हैं। जापान चाहता है कि इन तजारती इम्कानात को भरपूर इस्तेमाल करे। इस मकसद के लिए जापान ने यकलख तौर पर माजी की तल्ख यादों को भुला दिया। एक सयाह के अल्फाज में जापान ने तय कर लिया कि वो चीन की तरफ से पेश आने वाले हर इज़ा रसानी पिन प्रिक्स को यकतरफ़ा तौर पर बर्दाश्त करेगा। मज़कूरा सयाह ने लिखा है कि मेरे क़याम टोक्यो जून 1985 के ज़माना में रेडियो बीजिंग ने ऐलान किया कि चीन एक म्यूज़ियम बनाएगा जिसमें तस्वीरों के ज़रिए ये दिखाया जाएगा कि जापानियों ने चीनियों के ऊपर माजी में क्या क्या मज़ालिम किए हैं। इस म्यूज़ियम का इफ्तिताह 1987 में होगा, जबकि मार्को पोलो के हादसा को 50 साल पूरे हो जाएंगे। जापानियों से इस खबर पर तबसरा करने के लिए कहा गया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जब ज़्यादा ज़ोर दिया गया तो उन्होंने जवाब दिया, यू नो आवर चाइनीज़ फ्रेंड्स हैव अ वे ऑफ ट्विस्टिंग आवर टेल्स एंड अपीलिंग टू आवर कॉन्शियंस। आप जानते हैं कि ये हमारे चीनी दोस्तों का महमेज लगाने का तरीका है। वो हमारे ज़मीर को मुतवज्जा कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 13 जून 1985। जापान के सामने एक मकसद था, यानी अपनी तजारत को फ़रोग़ देना। उस मकसद ने जापान के अंदर किरदार पैदा किया। उसके मकसद ने उसको हिकमत बर्दाश्त और आराज़ करना और सिर्फ़ बक़द्रे ज़रूरत बोलना सिखाया। उसके मकसद ने उसको बताया कि किस तरह वो माजी को भुला दे और तमाम झगड़ों और शिकायतों को यकतरफ़ा तौर पर दफन कर दे, ताकि उसके लिए मकसद तक पहुंचने की राह हमवार हो सके। बामकसद ग्रोह की नफ्सियात हमेशा यही होती है, खा उसके सामने तजारती मकसद हो या कोई दूसरा मकसद। और जब कोई ग्रोह ये सिफ़ात खो दे तो ये इस बात की अलामत होती है कि इस ग्रोह ने मकसदियत खो दी है। उसके सामने चूँकि कोई मकसद नहीं, इसलिए उसके अफराद का कोई किरदार भी नहीं। मौजूदा ज़माना में हमारी कौम की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी बेकिरदारी है। जिस मैदान में भी तजर्बा कीजिए, आप फ़ौरन देखेंगे कि लोगों ने अपना किरदार खो दिया है। उनके ऊपर किसी ठोस मंसूबा की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। जहाँ भी उन्हें इस्तेमाल किया जाए वो दीवार की कच्ची ईंट साबित होते हैं, वो दीवार की पुख्ता ईंट होने का सबूत नहीं देते। इस कमज़ोरी की असल वजह यही है कि आज हमारी कौम ने मकसद का शऊर खो दिया है। वो एक बेमकसद गिरोह होकर रह गए हैं। उनके सामने ना दुनिया की तामीर का निशाना है और ना आखिरत की तामीर का निशाना। यही इनकी असल कमज़ोरी है। अगर लोगों में दोबारा मकसद का शऊर ज़िंदा कर दिया जाए तो दोबारा वो एक जानदार कौम नज़र आएंगे। वो दोबारा एक बाकिरदार गिरोह बन जाएंगे, जिस तरह वो इससे पहले एक बाकिरदार गिरोह बने हुए थे। कौम के अफराद के अंदर मकसद का शऊर पैदा करना उनके अंदर सब कुछ पैदा करता है।
مقصد آدمی کی چھپی ہوئی قوتوں کو جگا دیتا ہے، وہ اس کو نیا انسان بنا دیتا ہے۔